हेलो बच्चों, वेलकम टू करुणास टीचिंग। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य में हथौड़ परंपरा के जीवंत प्रतीक और जाने माने हास्य व्यंग्य साहित्यकार बेडब बनारसी जी द्वारा रचित पाठ चिकित्सा का चक्कर पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। इस पाठ में लेखक बनारसी जी ने हमारे देश में प्रचलित लगभग सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों, वैद्य हकीमों तथा ओझाओं पर अच्छा खासा व्यंग्य किया है। इसके अतिरिक्त लेखक के मित्रों एवं सगे संबंधियों के सलाह नुस्खों के साथ साथ चिकित्सकों एवं वैद्य हकीमों के हाव भाव तथा पोशाकों पर भी कटाक्ष किया है। यहाँ लेखक ने यह भी बताया है कि लेखक के बीमार पड़ने पर उनके मित्र, पड़ोसी एवं सगे संबंधी उन्हें देखने आते हैं। जो आता है कोई ना कोई नुस्खा अपने साथ ले आता है, पर लेखक को आराम महसूस नहीं होता है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, ओझा सभी बुलाए जाते हैं। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के इलाज शुरू होते हैं। कोई साधारण तो कोई गंभीर बीमारी बताकर लेखक की परेशानी को और अधिक बढ़ा देता है। कोई चुड़ैल अथवा ऊपरी हवा का प्रकोप बताकर ऊट-पटांग टोटके करने की सलाह देता है, तो कोई पायरिया बताकर लेखक के सारे दांत तुड़वा लेने की सलाह देता है। इलाज के चक्कर में लेखक अत्यंत दुर्बल हो जाते हैं। सैकड़ों रुपये खर्च करने पर भी उनकी बीमारी दूर नहीं होती है। अंत में अपनी पत्नी की सलाह पर लेखक निश्चिंत होकर ढंग से खाना खाने लगते हैं और 15 दिनों में पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमें पता चलेगा कि आवश्यकता से अधिक भोजन करने पर हमारे साथ क्या होता है और हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। पृष्ठ संख्या 55 में लेखक हमें अपने बारे में बताते हुए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि वह बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी है, मतलब पूरी तरीके से हट्टे कट्टे हैं। उनकी आयु 35 वर्ष है। उनका कहना है कि वो आज तक कभी बीमार नहीं पड़े हैं और उनकी यह इच्छा है कि वह बीमार पड़े, क्योंकि बीमार पड़ने से हमारी जो एक्स्ट्रा केयर होती है ना, तो वही एक्स्ट्रा केयर वो लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बीमारी की खबर सुनकर उनके दोस्त, रिश्तेदार उनसे मिलने आए, उनका हालचाल पूछे, उनके लिए चिंतित हो। बीवी यूडिक्लोन की शीशियाँ सिर पर कोमल हाथों से मले आदि सोचकर वो बीमार पड़ना चाहते थे। अपने दोस्तों द्वारा रोनी सूरत बनाकर पूछताछ करने पर उनको बड़ा मज़ा आता। यही सब सोचकर लेखक बीमार पड़ना चाहते थे। उनकी बीमार पड़ने की एकदम स्ट्रांग इच्छा थी। साथ ही वो कहते हैं कि बीमारी के बहाने उन्हें उनका पसंदीदा हंटले बिस्कुट भी खाने को मिलता, जो साधारण अवस्था में खाने को नहीं मिलता था। तो लेखक इन सभी चीज़ों का आनंद उठाने के लिए ही बच्चों बीमार पड़ना चाहते थे। ठीक है, कहते हैं ना भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो लेखक की इच्छा कैसे अधूरी रह सकती थी। तो भगवान ने एक दिन उनकी इच्छा पूरी कर दी। वो कैसे, आइए जानते हैं। लेखक हमें आगे बताते हैं कि एक दिन लेखक हॉकी मैच खेलकर घर आए। वहाँ उस दिन वहीं मैच में थोड़ा सा कुछ खाकर आए थे, इसलिए उन्हें उस दिन इतनी भूख न लगी थी। वैसे और दिन तो लेखक शाम को ही भोजन कर लेते थे, परंतु उस दिन उनका पेट भरा हुआ था। उस दिन शाम को उनकी श्रीमती भी सिनेमा देखने जाने वाली थी और लौटते समय शायद देरी हो सकती थी, इसीलिए श्रीमती उनसे भोजन करने को कहती है। पृष्ठ संख्या 56 में लेखक हमें रात के भोजन का वर्णन करते हुए बताते हैं कि भोजन में उन्होंने रोज की तरह 12 पूरियाँ और आध पाव मलाई खाई, परंतु इतना भोजन किया ही था कि उन्हें पता चला कि प्रसाद जी के वहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला घर आया है। उन्हें लगा कि कल तक अगर रसगुल्ले को रखा जाए तो रसगुल्ले शायद खराब हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने भूख ना होते हुए भी 12 पूरियाँ और मलाई खाने के बाद 6 रसगुल्ले और खा लिए। जैसा कि हम भी कभी कभी करते हैं ना, कि हमारा पेट भर जाता है परंतु हमारा मुंह नहीं भरता और हम मेहमान द्वारा लाए गए कुछ कुछ चीज़ों को खा लेते हैं, है ना, आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेखक ने भी यहाँ पर किया। इतना कुछ खाने पीने के बाद लेखक आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। आगे लेखक हमें बताते हैं कि उनका पेट दर्द किस प्रकार आरंभ हुआ और पेट दर्द से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कौन सी दवा ली। तो यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि पहले तो वे आराम से सो रहे थे, किंतु अचानक आधी रात बीत जाने के बाद एकाएक 3 बजे उनकी नींद खुली। उन्हें नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट दर्द होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी बड़ी सुइयां उनके पेट में चुभ रहा हो। ऐसा होते हुए भी वे घबराए नहीं, क्योंकि उनके घर में औषधि
औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृतधारा की एक शीशी हमेशा रहती थी। जैसा कि हमारे घर में भी रहता है, कभी हमें सर दर्द होता है या फिर कभी हमें खांसी लग जाती है या कभी बुखार आ जाता है या फिर कभी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, तो जिस प्रकार से हम उन सारी दवाइयों को घर पर हमेशा रखे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके घर में भी अमृतधारा की शीशी हमेशा रहती थी। खासकर हमें लोगों के घर में गैस्ट्रिक की दवाइयाँ जो आसानी से मिल जाती है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत वो अमृतधारा की शीशी निकाली और उसकी कुछ बूंदें पी डाली। उन्होंने वह बूंद 2 बार पी, 3 बार पी, 4 बार पी, परंतु उनके दर्द में कोई भी असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वह बूंद पीते पीते सुबह हो गई और शीशी भी खाली हो गई, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। तो फाइनली उन्होंने सोचा कि अब डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। ऐसा करते करते सवेरा हो चुका था, तो अब डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा गया है। तो फाइनली जब लेखक का दर्द ठीक नहीं हुआ तो सवेरे एक डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे, सूट बूट पहनकर आए हुए थे। आते ही लेखक के कुछ कहने से पहले ही डॉक्टर ने उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। आँख, जीभ आदि देखे और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। वो लेखक को सांत्वना देते हुए कहने लगे कि मेरी दवा की 2 खुराक पीते ही आपका पेट दर्द इस प्रकार से गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब होता है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान से सोना गायब होने का अर्थ है कि हिंदुस्तान की बहुमूल्य चीज़ें चोरी छिपे करके जो लोग गायब करते हैं उनकी ओर डॉक्टर के माध्यम से इशारा किया गया है। पृष्ठ संख्या 57 में लेखक हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने जाते जाते उन्हें चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवाने की सलाह दी। डॉक्टर साहब का कहना था कि चंद्रकला फार्मेसी में दवाइयाँ ताज़ी मिलती है। साथ ही उन्हें एक बॉटल में पानी गर्म करके पेट में सेकने की भी सलाह दी, क्योंकि पहले तो अभी की तरह हॉट वाटर बैग्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे ना, इसीलिए। लेखक ने डॉक्टर साहब की दवा भी पी और गर्म पानी से अपने पेट को भी सेका। सेकते सेकते लेखक के पेट में छाले पड़ गए, पेट लाल हो गया, परंतु उनका दर्द कमा नहीं। लेखक हमें आगे बताते हैं कि सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो चुकी थी, पर दर्द कमने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि उन्हें देखने को अब अगल बगल के लोग भी घर पर आना शुरू कर चुके थे। जो भी उन्हें देखने आता अपने साथ कुछ ना कुछ उपाय लाता और पेट दर्द दूर करने के उपाय बता जाता। कोई कहता हींग पी लो, कोई कहता चूना, कोई ये कोई वो। लेखक को लग रहा था कि अब केवल जूते खाने ही बचे हैं। तो देखा बच्चों, आपने, लेखक चाहते थे कि वह बीमार पड़े और लोग उन्हें देखने आए, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। तो बच्चों आओ जानते हैं आगे क्या हुआ। लेखक ये खाते वो खाते, ऐसा करते वैसा करते, ऐसा करते करते पूरे के पूरे 3 दिन बीत चुके थे, परंतु अब भी लेखक का दर्द कमा ना था। शायद पेट दर्द को लेखक से बहुत ही प्यार हो गया था, इसीलिए वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो आगे कहते हैं कि लोग आते तो उन्हें देखने के बहाने, पर ऐसी ऐसी बातों पर चर्चा छिड़ती थी कि वो क्या बताए, और ऊपर से चर्चा के साथ साथ पान सिगरेट का मजा लेते थे। आखिर जब इतने दिन बीत गए और दर्द में कोई कमी ना आई, तो लोगों ने कहा कि किसी और डॉक्टर को भी दिखाना ठीक होगा। जैसा कि हम भी करते, कभी एक डॉक्टर को दिखाते तो हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है तो हम भी दूसरा डॉक्टर दिखाते हैं ना। लोग सलाह देते हैं कि इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, तो ठीक उसी प्रकार की सलाह लेखक को भी मिलने लगी। तो लोग कहने लगे कि शायद दवा में बदलाव आए तो दर्द तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो लोगों की सलाह पर दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया। नाम था उनका चूहानाथ कातरजी। पृष्ठ संख्या 58 में लेखक डॉक्टर चूहानाथ कातरजी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर चूहानाथ कातरजी की फीस 8 रुपये थी और मोटर का अलग से वो 1 रुपया लेते थे। लेखक बताते हैं कि चूहानाथ कातरजी आए, उन्होंने तुरंत एक लंबी सुई निकाली, उसमें दवा भरी और लेखक के पेट में वो सुई चुभो दी और कहा कि मिनटों में दर्द गायब हो जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। लेखक आगे डॉक्टर चूहानाथ कातरजी द्वारा किए गए इलाज से उनके दर्द में कमी होना और दवा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस इंजेक्शन से लेखक को भी नींद आ गई और वह सो गए। जब उनकी नींद खुली तो सच में उनके दर्द में कमी आई थी और दूसरे दिन तो सवेरे सच में दर्द पूरा का पूरा गायब हो गया था। डॉक्टर चूहानाथ कातरजी की सुई काम कर गई थी। लेखक ने डॉक्टर चूहानाथ कातरजी की दवा पूरे 15 दिन तक पी। वो आगे बताते हैं कि दवा इतनी कड़वी थी कि अगर किसी मुर्दे के मुख में डाली जाए तो वह मुर्दा भी तिलमिला उठे। तो बच्चों, आप सोच सकते हो कि दवा कैसी थी होगी। अंत में वो डॉक्टर चूहानाथ कातरजी को धन्यवाद देने उनके घर भी गए
और तब उन्होंने पूछा कि अब तो दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो दवा कंटिन्यू करना है या नहीं। जैसा हम भी पूछते हैं ना कि अगर हमें कोई बीमारी है, हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, तो हम डॉक्टर से एक बार सलाह लेने चाहते हैं कि हमें वो दवाई कंटिन्यू रखनी है या नहीं। तब डॉक्टर साहब ने भी लेखक को कहा कि आपकी इच्छा, आप दवा को कंटिन्यू कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप दवा नहीं लेते हो तो आपको आगे चलकर अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है या हो जाएगा। मतलब डॉक्टर इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि उनकी दवा को कंटिन्यू किया जाए। डॉक्टर ने लेखक और उनकी बीवी को इतने खतरनाक बीमारियों के नाम बताए कि लेखक को लगा कि उनकी दवा को जारी रखना ही ठीक होगा। पृष्ठ संख्या 59 में लेखक ने हमें बताया है कि लेखक का अचानक एक दिन सिर दर्द कैसे आरंभ हुआ। लेखक बताते हैं कि डॉक्टर चूहानाथ कातरजी के वहां से आए हुए अभी एक सप्ताह भी ना बीता था कि फिर एक दिन अचानक 2 बजे दोपहर में लेखक के सिर पर जोर से दर्द होना शुरू हुआ। लेखक को लगा कि डॉक्टर चूहानाथ कातरजी ने जो खतरनाक बीमारियों के नाम बताए थे, जब वो उनसे मिलने गए थे, उनको धन्यवाद ज्ञापन करने गए थे, शायद उन्हीं में से ये कोई एक बीमारी है। तुरंत डॉक्टर को बुलवाने के लिए एक आदमी भेजा गया, परंतु डॉक्टर साहब कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए डॉक्टर साहब नहीं मिले। यहाँ एक तरफ लेखक का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जिसे वो सहन भी नहीं कर पा रहे थे, और दूसरी तरफ घर वाले मित्रों में इस बात पर बहस हो रही थी कि लेखक के इलाज के लिए किसे बुलाया जाए। अंत में लेखक के मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की बात मानी गई। आगे लेखक बताते हैं कि लेखक के इलाज के लिए आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तन कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। वह एक वैद्य थे, जैसा कि उनके नाम के आगे आए विशेषणों से आप सभी लोग जानी गए हो। 45 मिनट यानी कि 45 मिनट्स बीत गए थे, परंतु वैद्य अभी तक लेखक के घर नहीं पहुंचे थे। पृष्ठ संख्या 60 में लेखक ने हमें वैद्य जी के आगमन के बारे में और उनके द्वारा किए गए इलाज के बारे में बताते हुए कहा है कि बहुत देर तक इंतजार करने के पश्चात फाइनली वैद्य जी लेखक के घर आ पहुंचे। वह धोती पहने हुए, कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टी डाले, शरीर पर जनेऊ पहने हुए थे। वैद्य जी आकर लेखक के पास बैठे और बिना कुछ पूछे लेखक के हाथ की नाड़ी को टटोलने लगे। कुछ देर बाद वह बोले कि यह वायु का प्रकोप है, मतलब गैस की प्रॉब्लम है। उन्होंने लेखक को दवा दी और कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करे। लेखक ने 2 दिन वैद्य जी की दवा ली। उनका दर्द थोड़ा थोड़ा वाकई में कम होने लगा था, परंतु पूरी तरह से उनका दर्द कमा न था। पृष्ठ संख्या 61 में लेखक ने दर्द के ठीक ना होने पर हकीम साहब को बुलाने की सलाह का वर्णन और हकीम साहब की वेशभूषा का वर्णन किया है। लेखक हमें बताते हैं कि लेखक का दर्द इतना बढ़ गया था कि अब वो बिस्तर पर ही पड़े रहने लगे थे। एक सज्जन व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि वो अपना इलाज किसी हकीम से करवाएं, जैसा कि हम भी करवाते ना। कभी हमारा एक डॉक्टर से ठीक नहीं होता है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे डॉक्टर से नहीं होता तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम ओझा वगैरह को भी दिखाया करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से लेखक का भी दर्द ठीक नहीं हो रहा था। कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से लोग उनको अलग अलग सलाह दे रहे थे। लेखक का दर्द इतना बढ़ गया था कि उन्होंने हकीम साहब को बुलाने की सोची। लेखक ने अब यहाँ पर हकीम साहब का वर्णन किया है। लेखक बताते हैं कि हकीम साहब आए। उन्होंने चिकन का बंदरदार कुर्ता, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी, पाँव में पजामा और पाँव में कामदार दिल्ली वाला जूता पहन रखा था। दिखने में वो बड़े ही दुबले पतले थे। पृष्ठ संख्या 62 में लेखक ने हकीम साहब द्वारा इलाज करना और घरवालों की चिंता का और लोगों द्वारा दी गई सलाह और रायों का वर्णन किया है। लेखक हमें बताते हैं कि हकीम साहब ने लेखक की नब्ज 10 मिनट तक देखी। उन्होंने कुछ नुस्खे लिखे और दवाइयाँ उनसे लेने की सलाह देते हुए वो चले गए। लेखक का दर्द कभी कम होता था तो कभी अचानक से बढ़ जाता था। अब तो लेखक और उनके घर वालों को बहुत ही चिंता होने लगी थी। ऐसा हमारे घर में भी होता है ना कि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी बीमारी अगर ठीक नहीं होती है तो घर वालों को ऑब्वियसली चिंता लगती ही है। तो वैसे ही चिंता लेखक के घर वालों को भी हो रही थी। कोई कहता लखनऊ जाओ, वहाँ इलाज करवाओ, कोई कहता एक्सरे करवाओ, कोई कहता होम्योपैथी इलाज शुरू करने को। इसी बीच प्राकृतिक चिकित्सक कहता गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 1 हफ्ते में दर्द ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग थे उतने ही उपाय हो रहे थे। पृष्ठ संख्या 63 में लेखक के नानी की मौसी का आगमन और ओछा से झाड़ फूंक करवाने की सलाह का वर्णन किया गया है। साथ ही और एक डॉक्टर के आगमन का भी वर्णन किया गया है।
लेखक बताते हैं कि इसी टेंशन के बीच में लेखक की नानी की मौसी भी लेखक के बीमार पड़ने की खबर सुनकर उन्हें देखने आ पहुंचती है। वह लेखक को देखते ही कहती है कि उन पर कोई चुड़ैल का साया है, इसलिए उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो देखो बच्चों, हम मतलब कितना अंधविश्वास करते हैं ना, बीमारी कुछ और है, अभी यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है। तो जितने लोग आ रहे थे उतनी ही बातें हो रही थी, उतने ही मतलब सलाह मशवरा राय वगैरह दिए जा रहे थे। यह सुनकर ओझा और झाड़ फूँक भी करवाया गया है ना, कि हम भी विश्वास कर लेते हैं। तो उसी तरह से लेखक ने भी विश्वास कर लिया, घर वालों ने विश्वास कर लिया, तो ओझा से भी झाड़ फूँक करवाया गया, परंतु दर्द में कोई भी कमी नहीं हुई थी। तो अंततः लेखक ने सोचा कि अब ऐसा वैसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लखनऊ जाकर एक बार बीमारी का इलाज कर ही आना चाहिए, कहकर उन्होंने लखनऊ जाने का फैसला कर लिया। परंतु क्या हुआ कि तभी ही फिर से और एक डॉक्टर को घर पर बुलाया गया। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने लेखक का मुंह जीभ देखकर कहा कि लेखक को पायरिया हुआ है। अब सर दर्द और पेट दर्द में क्या कहने लगे हैं डॉक्टर कि पायरिया हुआ है ना, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी का जहर पेट में जा रहा है। मतलब डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपके मुंह में जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से क्या, और आपके पेट में प्रॉब्लम हो गया है, इसी वजह से आपका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा है। उस डॉक्टर ने लेखक को सलाह दी कि वो किसी दंत चिकित्सक के पास जाकर अपने दांत को निकलवा ले। पृष्ठ संख्या 64 में लेखक ने दांत उखड़वाने के लिए पत्नी से पैसे मांगना और अंत में पत्नी की सलाह मानने का वर्णन किया है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि लेखक ने सारे इलाज करवाकर देख लिए थे, ओझा को भी दिखा लिया था, हकीम साहब को भी दिखा लिया था, पंडित जी को भी दिखा लिया था, डॉक्टर साहब को भी दिखा लिया था, है ना। हम भी बीमार पड़ते हैं तो हम भी सभी चीज़ों पर विश्वास करके कहीं इससे ठीक हो जाएगा, कहीं उससे ठीक हो जाएगा कहकर हम भी जैसे सब भी ज़्यादातर डॉक्टरों को दिखाते हैं, झाड़ फूँक वगैरह भी कभी कभी करवा लेते हैं। तो उसी तरह से लेखक ने भी यहाँ पर सारे उपाय कर लिए थे, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार दंत चिकित्सक को भी दिखाया जाए। तो लेखक ने सोचा कि कहीं इस पायरिया की वजह से उनके पूरे शरीर में बीमारी ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वह अपने दांत निकलवाने दंत चिकित्सालय जाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से दांत निकलवाने के लिए पैसे मांगे। तब उन्होंने अपनी पत्नी को सारी कहानी भी सुनाई। पत्नी ने अंत में कह दिया कि ये सब फिजूल खर्च है, कोई आकर कुछ कहेगा, कोई कुछ, तो क्या तुम सभी चीज़ मान जाओगे, कहकर पत्नी उनको डांटने लगी। पत्नी उनको कहने लगी कि अगर आप घर में बैठकर सीधे तरीके से अच्छा खाना 15 दिन तक घर बैठकर खाओगे तो आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अंत में लेखक ने सोचा कि जब पत्नी को अंत में अपनी ही मनमानी करनी थी तो लेखक के इतने सारे रुपए खर्च क्यों करवाए, क्या पत्नी पहले नहीं कह सकती थी, कहकर लेखक सोचने लगे। तो बच्चों, ये था आपका पाठ चिकित्सा का चक्कर, जहाँ पर हम एक बीमारी के लिए क्या करते हैं, हज़ारों लोगों के पास जाते हैं, हज़ारों बातें सुनते हैं, और इससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, और भी दुर्बल हो जाता है, और हम मतलब पूरे मतलब चिकित्सा के चक्कर में फंस जाते हैं। तो बच्चों, इसीलिए हमें सही तरीके से और सही भोजन वो सही मात्रा में करना चाहिए, नहीं तो हम भी चिकित्सा के चक्कर में फंस जाएंगे।